नमस्कार। शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को शुरू किया था। पिछली वीडियो में हमने उसकी उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति और विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया था। आज हम उससे आगे उसके वर्गीकरण पर जाएंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम हिमालय पर्वत को समाप्त कर लेंगे। हिमालय की उत्पत्ति को हमने 4 स्टेजेस में पढ़ा था। उसके बाद हम विशेषताओं पे आ गए थे। विशेषताओं में हमने पढ़ा कि ये नवीन वलित पर्वत है, उसके एरिया के बारे में जाना, कौन कौन से देश हिमालय क्षेत्र में आते हैं उसके बारे में देखा, और 8000 शिखरों के कुछ एग्जाम्पल देखे। और इतने ही एग्जाम्पल नहीं है, उसके अलावा माउंट धौलागिरी की बात करें, वो भी 8000 से ऊपर का शिखर है। माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो उसकी हाइट भी 8000 से ऊपर है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। अगर हम कुछ और विशेषताओं की बात कर लें तो हिमालय पर्वत की जो पूर्व में चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर। पूर्व में कहाँ? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगर वहीं हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, 400 किलोमीटर के लगभग हो जाती है इस एरिया में। तो इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 और पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर हो जाती है। वहीं हम इसके ढाल की बात कर लें, अगर स्लोप की बात कर लें, तो तिब्बत के क्षेत्र की तरफ और भारत के क्षेत्र की तरफ, तिब्बत के क्षेत्र की तरफ हिमालय की जो ढाल होती है वो अवतल ढाल होती है। अवतल, कॉनकेव। अवतल ढाल होने से क्या होता है? मंद ढाल हो जाती है। मंद यानी कि तिब्बत के जब जो ढाल है वो अवतल है और भारत की तरफ जो ढाल है उसका आकार है वो उत्तल आकार का है। तो अवतल आकार होने से क्या हो जाएगा? उसकी ढाल मंद हो जाएगी और भारत की तरफ से ये उत्तल आकार का है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। वो तो उत्तल आकार का होने से क्या हो जाएगा? इसकी ढाल जो है वो तीव्र हो जाएगी। यानी कि भारत की तरफ से हिमालय पर्वत तीव्र ढाल लिए हुए है और तिब्बत की तरफ से हिमालय पर्वत मंद ढाल लिए हुए है। या अब इससे क्या होगा? तिब्बत की तरफ से चढ़ना आसान हो जाएगा और भारत की तरफ से चढ़ना अपेक्षाकृत मुश्किल होगा हिमालय पर्वत पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ विशेषताओं की, तो हिमालय पर्वत को हम अगर देखें तो ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जब अफ्रीका से टूटकर ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र उत्तर पूरब की ओर गति कर रहा था यूरेशियन प्लेट से मिलने के लिए, यूरेशियन प्लेट की तरफ ये गति कर रहा था, तो उस दौरान प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अरावली यहाँ खड़ा हुआ था। क्योंकि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र की तुलना में पहले के हैं, तो अरावली मौजूद था। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत भी अरावली है, तो वो मौजूद था। और यहाँ पर मेघालयन प्लेटू मौजूद था। जब ये भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पूर्व की गति कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो सबसे पहले जाके ये अरावली टकराया यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से। जब अरावली का भाग टकराएगा तो होगा क्या? अगर हम मैप बना के बात करें तो भारतीय क्षेत्र, तो यहाँ पर नंगा पर्वत, यहाँ पर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का निर्माण हुआ। और आगे जाकर जब यहाँ से मेघालय टकराया होगा, आगे ये मेघालय वाला पार्ट आगे यूरेशियन प्लेट से टकराया होगा, तो इस एरिया में नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा, इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। और यहाँ से ये पर्वत जो है, यहाँ से ये हिमालय रेंज पूरा तीक्ष्ण मोड़ लिए हुए मुड़ गया है। ये नामचा बरवा से तीक्ष्ण मोड़ ले लिया है। इधर ये नंगा पर्वत से ये मुड़ गया है।
और इसका मुड़ने का कारण यही है क्योंकि जब यहाँ से अरावली टकराया था, अरावली के टकराने से ये नंगा पर्वत का निर्माण हुआ। सबसे ऊंची चोटी तो नहीं, लेकिन एक जोस्कर श्रेणी की तो सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत ही है। अरावली टकराया था। अरावली के टकराने के बाद भारतीय प्लेट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करी थी, यानी कि अरावली जाके टकराया। अरावली के टकराने के बाद ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये भारतीय प्लेट ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करा। जब एंटी क्लॉकवाइज इसने मूव करा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से मेघालय प्लेट टकराई जाके यूरेशियन प्लेट से। तो नामचा बरवा के पास से ये एक वेंट आया है, तीक्ष्ण मोड़ आया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज ये चल रही थी भारतीय प्लेट, तब इसी दौरान यहाँ पर ज़्यादा संपीड़न बल के कारण ये एरिया की चौड़ाई कम हो गई और इस एरिया की चौड़ाई बढ़ गई, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ी और पूर्वी क्षेत्र की चौड़ाई कम हो गई। तो ये तीक्ष्ण मोड़ आने का कारण क्या है? अरावली और मेघालयन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना और उसकी भारतीय प्लेट की एंटी क्लॉकवाइज गति। ये हिमालय पर्वत में तीक्ष्ण मोड़ के कारण है और नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत के कारण है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमने ये विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। विशेषताओं के बाद अगर हम बात करें अब, तो हम मूव कर जाएंगे हिमालय के वर्गीकरण पर। हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक तो इसका हो जाएगा प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण, एक प्राकृतिक वर्गीकरण जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर हम उत्तर से दक्षिण का अगर वर्गीकरण देखें तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन से क्षेत्र होते हैं? ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के समय जो 33 सागरीय प्लेट से जो हिमालय के निर्माण हुए हैं, कराकोरम, जोस्कर, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं जो 33 सागर की भूसन्नति से, 33 सागर भूसन्नति के अवसादों से बने हुए हैं। और मुख्य हिमालय जो है, मुख्य हिमालय वो क्षेत्र हैं, वो हिमालय श्रेणियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय चट्टानों से सबडक्शन से बनी है। प्रायद्वीपीय चट्टानों के सबडक्शन से इनका मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों में अमूमन अंतर माना जाता है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें 3 श्रेणी हम पढ़ेंगे, कराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। मुख्य हिमालय में हम पढ़ेंगे महान हिमालय को, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। भाई अगर प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो प्रादेशिक वर्गीकरण में हम सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर, या फिर इसे पंजाब हिमालय भी बोल देते हैं, पंजाब हिमालय। फिर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तीसरे नंबर पे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, एक मिनट, ये कुमाऊं हिमालय नेपाल हिमालय से पहले होगा, क्योंकि भाई कुमाऊं बाद पहले आएगा ना, उत्तराखंड में है, नेपाल बाद में आएगा। अगर हम प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले जब पंजाब हिमालय आ गया तो उसके बाद कुमाऊं, फिर नेपाल। अब ठीक है, नेपाल हिमालय, इसे मध्य हिमालय बोल देते हैं। फिर आएगा असम हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। ये इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हो गया। तो हम सबसे पहले उत्तर से दक्षिण जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, उत्तर से दक्षिण जो वर्गीकरण किया गया है उसी के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे।
जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, इनके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम मुख्य हिमालय के बारे में जानेंगे। और जब मुख्य हिमालय में हम पढ़ेंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ऑलमोस्ट 90% 95% तक हमारा प्रादेशिक वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे पूर्वांचल हिमालय हम इसमें पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण वाले में नहीं है, तो वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं ट्रांस हिमालय पर, यानी कि पहला नंबर ट्रांस हिमालय। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें कुछ, तो लोकेशन देखें तो महान हिमालय जो है, महान हिमालय के उत्तर में, ये तीनों श्रेणियां जो हैं महान हिमालय के उत्तर में मिलेंगी। अगर इसकी लंबाई करें तो लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर इनकी औसत चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई की बात करें तो 40 से अमूमन 45 किलोमीटर इनकी चौड़ाई ट्रांस हिमालय की है। तो ये कुछ फैक्ट था ट्रांस हिमालय के, ओवरऑल ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम उसकी एक एक श्रेणियों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। यहाँ से आपके सवाल बनने अब शुरू होंगे। काराकोरम श्रेणी, इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है। तो इसकी श्रेणी जो है ये काराकोरम श्रेणी, ये यहाँ पर पाई जाएगी सबसे ऊपर। पीओके वाले एरिया में भी, पीओके वाले एरिया में ये काराकोरम श्रेणी होगी। बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल उत्तर में ये हमारी काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी के यहाँ पर, यहीं पर हमारी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसे, वो यहाँ पर मौजूद है। और सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में ही आता है। इसके कुछ फैक्ट के बारे में देखें तो इसे कृष्णगिरी भी बोल देते हैं, कृष्णगिरी। और इसे उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। अगर हम काराकोरम की बात करें तो ये ओवरऑल ट्रांस हिमालय जो 3 श्रेणियां हैं, उन 3 श्रेणियों में से ट्रांस हिमालय की ये सबसे लंबी, व ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी या श्रेणी है काराकोरम। K2 की बात करें, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं है, भारत की से यहाँ पे मतलब है क्योंकि ये पीओके वाले क्षेत्र में चली जाती है, इसलिए इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। भारत में जो स्थित है वो दूसरी है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट के बाद ये, अगर K2 की बात करें तो एवरेस्ट के बाद भी ये भारत के विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2। अब अगर हम कुछ दर्रों की बात कर लें, दर्रे क्या होते हैं? पासेज, रास्ता होती है जो नदियों, दो पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, जो नदियों द्वारा बना दी जाती हैं, उन्हें हम दर्रे बोलते हैं, जो आवागमन की सुविधा के लिए एक प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, वो दर्रे कहलाते हैं, पासेज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। दर्रों की बात कर लें, उसके बाद हम हिमनद की बात कर लें, तो हमारी काराकोरम श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम पहले दर्रों से पहले हम अगर हिमनद की बात करें तो हम एक मैप में समझते हैं। हिमनद हम समझेंगे वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व क्रम में समझ लेंगे कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं जो फेमस हैं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से।
काराकोरम श्रेणी में। अगर हम काराकोरम श्रेणी की बात करें तो ये श्रेणी आपकी काराकोरम श्रेणी है, जो मैं कुछ और कलर से कर दूं। ज़्यादा डार्क हो गया, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये काराकोरम श्रेणी है आपकी, ये काराकोरम श्रेणी है जो स्काई ब्लू हाइलाइटर से हो रखी है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इसके अगर हम दर्रों की बात करें तो आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। तो पहला इसमें आ जाता है आपका हिमनद, जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बातुरा। बातुरा हिमनद सबसे पश्चिम में। उसके नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। उसके नीचे यहाँ पर है ये बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। फिर हम बात करें तो ये आ जाएगा बालतोरो ग्लेशियर या हिमनद। फिर यहाँ पर ये है सबसे फेमस सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो सर्किल हो रखे हैं। तो अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, अगर हम उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की हटा के बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर ताजिकिस्तान में स्थित है, ताजिकिस्तान में, जिसे कहते हैं फेडसेंको, फेडसेंको ग्लेशियर। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर की बात कर रहा हूँ, ध्रुवीय क्षेत्र को हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर आ जाएगा फेडसेंको। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर, वो हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि ताजिकिस्तान के फेडसेंको को छोड़ दें तो, और ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दें तो भारत का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। और ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पहला है फेडसेंको। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर हम कुछ दर्रों की बात कर लें तो यहाँ देखते हैं दर्रे, पासेज। दर्रों की बात करें तो यहाँ कहीं पर आपको दर्रा पाया जाएगा जिसका नाम है किलिक, किलिक दर्रा। ये आप याद रखेंगे, कब कहाँ टकर जाए, कुछ कौन से एग्ज़ाम में सामने आ जाए पता नहीं चलेगा। तो आप एक बार मैप के थ्रू याद रखेंगे तो शायद आप क्लिक कर पाएँ। क्लिक दर्रा पश्चिम से पूरब की ओर इनकी भी लोकेशन है, वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे उसके बगल में ही थोड़ा पूरब में मिंटाका है, मिंटाका दर्रा। उसके थोड़ा पूरब में है ये परपिक दर्रा, परपिक दर्रा। उसके जस्ट थोड़ा पूरब में है खुजरेव दर्रा, खुजरेव दर्रा। उसके जस्ट पूरब में है यहाँ पर अघिल, अघिल दर्रा। फिर आ जाएगा आपका ये काराकोरम दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं काराकोरम श्रेणी के, क्लिक, मिंटाका, परपिक, खुजरेव, अघिल, काराकोरम, और ये इनकी लोकेशन है। तो इस एरिया में ये दर्रे पाए जाते हैं। तो ये श्रेणी आपकी हो गई है, जिसमें हमने ये हिमनद भी देख लिए, कुछ विशेषताएं देख ली। तो ये आपकी हो जाती है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रांस हिमालय। फिर हम महान हिमालय के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।